हेलो स्टूडेंट्स। तो आज मैं जो कहानी पढ़ने जा रहा हूँ, कहानी नहीं, ये एक तरह का संस्मरण है। संस्मरण जिसमें कि बातें लिखी जाती हैं अपनी बीती हुई ज़िंदगी के बारे में, अपने अनुभव के बारे में। तो आज मैं एक संस्मरण पढ़ने जा रहा हूँ, उसका नाम है मेरे संग की औरतें, और इसकी लेखिका हैं मृदुला गर्ग जी। तो अब ये संस्मरण पढ़ने का क्या उद्देश्य हो सकता है भला? आप बच्चे कह सकते हैं कि इसे तो हम लोग भी पढ़ सकते थे, और अगर मैंने इसे पढ़ करके इसका एक लेक्चर रिकॉर्ड कर दिया तो भला इसमें क्या ख़ास बात हुई। तो बात ऐसी है बच्चों कि ये जो चैप्टर है ये लगभग 14 पेजेस का है, 14 पेज। और आजकल के बच्चे मुझे नहीं लगता कितनी लंबी कहानियाँ या चैप्टर एक रीडिंग में, दो रीडिंग में पढ़ना पसंद करते हों। और कहानियाँ, संस्मरण, कविताएं कुछ ऐसी चीज़ होती हैं कि जिनके बारे में बच्चों का क्या, बड़ों का भी ये मानना होता है कि कोई पढ़ करके सुनाए तो शायद ज़्यादा अच्छा लगे, ज़्यादा अच्छी बात हो। और काफ़ी दिनों से मैंने कोई कहानी पढ़ी नहीं है, कोई लिटरेचर पढ़ा नहीं है, तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं इसे ही पढ़ लूँ। कुछ बच्चों का, कुछ स्टूडेंट्स का भला ही हो जाएगा। तो ठीक है, हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं। मेरे संग की औरतें, जिसकी लेखिका हैं मृदुला गर्ग जी। तो लेखिका कहती हैं कि मेरी एक नानी थी, जाहिर है, पर मैंने उन्हें कभी देखा नहीं। मेरी माँ की शादी होने से पहले ही उनकी मृत्यु हो गई थी। शायद नानी से कहानी न सुन पाने के कारण बाद में हम तीन बहनों को खुद कहानियाँ कहनी पड़ी। तो ये पंक्तियाँ लिखने का लेखिका का मतलब ये हो सकता है कि आगे चल कर के लेखिका और उनकी जो, मतलब कुल मिलाकर के तीन बहनें हैं, वो आगे चल कर के लेखिका बनी हैं। इन्होंने खुद से कहानियाँ लिखी हैं, उपन्यास लिखे हैं, और इस बात का इन्हें मलाल भी रहा है कि ये अपनी नानी से कहानी नहीं सुन पाई, क्योंकि उन्होंने लिखा है ना कि इनकी नानी का देहांत इनकी माँ की शादी होने से पहले ही हो चुका था। सो सैड। आप सब बच्चों को भी अपनी नानी की याद आ रही होगी। आप लोगों ने अपनी नानी से कहानी सुनी है क्या? क्योंकि अगर हम नानी या दादी की बात करते हैं तो यही बात होती है कि नानी और दादी छोटे छोटे बच्चों को कहानियाँ सुनाया करती हैं, बहुत प्यार करती हैं। तो नानी से कहानी भले ना सुनी हो, नानी की कहानी ज़रूर सुनी। नानी की कहानी मतलब नानी की ज़िंदगी की कहानी, और बहुत बाद में जाकर उसका असली मर्म, असली अर्थ समझ में आया। पहले इतना ही जाना कि मेरी नानी पारंपरिक अनपढ़ पर्दानसी औरत थी। तो बच्चों, आप देख रहे हो ना कि नानी के लिए कौन कौन से एडजेक्टिव का इस्तेमाल किया जा रहा है, विशेषण का। पारंपरिक, ट्रेडिशनल, अनपढ़, इलिटरेट मतलब पढ़ी लिखी नहीं थी, और पर्दानसी औरत थी मतलब ये कि जिस तरह से अभी भी बहुत सारे हिंदू परिवारों में, घर में महिलाओं के लिए ये रिवाज है कि वो अपने सिर पर आंचल ओढ़ करके रखती हैं, और घर के बाहरी लोग, बाहरी पुरुष उनका चेहरा नहीं देख सकते। तो नानी अनपढ़ और पर्दानसी औरत थीं, जिनके पति शादी के तुरंत बाद उन्हें छोड़कर बैरिस्ट्री पढ़ने विलायत चले गए थे। विलायत, फॉरेन कंट्री। और बैरिस्ट्री की पढ़ाई का मतलब होता है बच्चों की लॉ की पढ़ाई करना। जैसे लोग आजकल बीए एलएलबी करते हैं ना, वकील बनने के लिए, लॉयर बनने के लिए। तो अंग्रेज़ों के ज़माने में ये जो पढ़ाई होती थी ये अपने देश में नहीं थी। लोग लॉ की पढ़ाई करने के लिए विलायत जाते थे, इंग्लैंड जाते थे। तो नाना जी, लेखिका के नाना जी शादी करने के तुरंत बाद उन्हें छोड़ करके बैरिस्ट्री की पढ़ाई करने के लिए विलायत चले गए थे। कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से डिग्री लेकर के जब वे लौटे और विलायती रीति रिवाज के संग जिंदगी बसर करने लगे, तो नानी के अपने रहन सहन पर उसका कोई असर नहीं पड़ा। स्वाभाविक है कि उन्हें कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से बैरिस्ट्री की डिग्री लेकर के लौटने में 4 साल तो लग ही गए होंगे। और इस बीच में नानी ने अपना घर, अपना रहने का तरीका, या घर पर जो प्रभाव, जो रूल रेगुलेशन सेट करने हैं, वो सब चीज़ें वो सेट कर चुकी थी।
तो नानी के अपने रहन सहन पर उनके पति के विलायती होने का, बैरिस्ट्री की डिग्री करने का कोई ऐसा असर नहीं पड़ा। न उन्होंने अपनी किसी इच्छा, आकांक्षा या पसंद नापसंद का इजहार पति पर कभी किया। तो इससे तो यही लगता है ना कि नानी बहुत ही सीधी सादी और बहुत ही सौम्य स्वभाव की स्त्री थी। तभी तो उन्होंने अपने पति को, मेरा मतलब है लेखिका के नाना जी को, कभी भी किसी इच्छा, आकांक्षा या पसंद नापसंद का इजहार करके उन्हें तंग ना किया, परेशान नहीं किया। बच्चों यहाँ पर लिखा है पर्दा करने वाली स्त्री। जो पहला शब्द था ना, पर्दा नसी औरत, तो पर्दा नसी का मतलब होता है पर्दा करने वाली स्त्री। ये आपको समझना चाहिए, ख्याल रखना चाहिए, ठीक है। तो अब हम लोग अगले पेज में चलते हैं। आगे लेखिका कहती हैं कि पर जब कम उम्र में नानी ने खुद को मौत के करीब पाया, कम उम्र में नानी ने खुद को मौत के करीब पाया। तो बच्चों मैं ये बताना चाहूँगा कि पहले के समय में, अभी से 15 से 20 साल पहले भी कुछ ऐसी बात थी कि गांव घरों में महिलाओं की शादी कम उम्र में हो जाया करती थी। लड़कियों की शादी 12 साल में, 14 साल में, 15 साल में हो जाना तो एक आम बात थी। आजकल के समय में ऐसा नहीं है। आजकल में लोग पढ़े लिखे हैं, लोग समझ गए हैं इस बात का मतलब कि इतनी कम उम्र में शादी नहीं होनी चाहिए। इतनी कम उम्र में लड़कियों का मन और ना ही तन, न उनका शरीर भी इस चीज़ के लिए तैयार नहीं होता कि वो शादी की जाए उनकी। तो यही लिखा है कि जब नानी ने खुद को मौत के करीब पाया तो 15 वर्षीय इकलौती बेटी मेरी माँ की शादी की फिक्र ने इतना डराया कि वे एकदम मुँहजोर हो उठी। मुँहजोर हो उठने का मतलब है कि बोलना शुरू कर देना, सवाल उठाना शुरू कर देना। मैं देखता हूँ यहाँ पर मुँहजोर होने का मतलब क्या लिखा है, यहाँ लिखा है बहुत बोलने वाली। तो एक तरफ तो अभी हम लोगों ने थोड़ी देर पहले कहा कि नानी माँ बहुत ही सीधी सादी, सौम्य, शांत स्वभाव की महिला थी, लेकिन जब शादी के बाद में जब लेखिका की माँ उनके गर्भ में रही होंगी, और मैंने बताया ना कि 15 वर्ष की कोई उम्र नहीं होती शादी करने की, प्रेग्नेंट होने की, तो स्वाभाविक है उन्हें हेल्थ इश्यूज रहे होंगे, जिसकी वजह से वो एकदम से मुँहजोर हो उठी। जो पहले कभी भी बोला नहीं करती थी, अब वो बोलने लगी, सवाल उठाने लगी। नाना से उन्होंने कहा वे पर्दे का लिहाज छोड़कर उनके दोस्त स्वतंत्रता सेनानी प्यारेलाल शर्मा से मिलना चाहती हैं। सब दंग हैरान रह गए। जिस पर्दानशी औरत ने पराये मर्द से क्या, खुद अपने मर्द से मुंह खोलकर बात नहीं की थी, आखिरी वक्त में अजनबी से क्या कहना चाह सकती हैं। बच्चों यहाँ पर क्या लिखा है, आखिरी वक्त में। आखिरी वक्त का मतलब क्या है कि नानी माँ प्रेग्नेंट थीं और उनके पेट में लेखिका की माँ थीं जिनका जन्म होने वाला था, और कुछ ऐसे क्रिटिकल हेल्थ इशू रहे होंगे जिसके लिए लिखा है कि मौत के करीब पाया। और यहाँ पर एक और बात क्या लिखी है कि आखिरी वक्त में वो एक अजनबी से बात करना चाहती हैं, और उस अजनबी का नाम क्या था बच्चों, स्वतंत्रता सेनानी प्यारेलाल शर्मा। पर नाना ने वक्त की कमी और मौके की नज़ाकत की लाज रखी। सवाल जवाब में वक्त बर्बाद किए बगैर करने के बजाय फ़ौरन जाकर दोस्त को लिवा लाए और बीवी के हुजूर में, बीवी के सामने में पेश कर दिया, है ना। किसके सामने में पेश कर दिया, लेखिका की नानी के सामने में। अब जो नानी ने कहा वो और भी हैरत अंगेज़ था। तो ये एक दिलचस्प बात है कि उन्होंने क्या कहा, ऐसा क्या कहा जो हैरत अंगेज़ बात है। तो नानी माँ ने कहा, उन्होंने कहा कि वचन दीजिए कि मेरी लड़की के लिए वर आप तय करेंगे। मेरे पति तो साहब हैं और मैं नहीं चाहती कि मेरी बेटी की शादी साहबों के फर्मा बरदार से हो। तो नानी माँ ने क्या कहा, उन्होंने कहा कि वचन दीजिए कि मेरी लड़की के लिए वर मतलब दूल्हा, हस्बैंड आप तय करेंगे। मेरे पति साहब हैं मतलब नाना जी तो वकील हैं, और मैं नहीं चाहती कि मेरी बेटी की शादी साहबों के फर्मा बरदार से हो। फर्मा बरदार शब्द का मतलब क्या होता है बच्चों, फर्मा बरदार शब्द का मतलब होता है जी हुजूरी करने वाले लोग, हाँ में हाँ मिलाने वाले लोग।
यहाँ पे लिखा है आज्ञाकारी। आज्ञाकारी मतलब जो कि बिल्कुल जो कहा जाए वही करेंगे, उसमें बिल्कुल भी अपना दिमाग नहीं लगाएंगे। तो फरमाबरदार का मतलब है आज्ञाकारी। आप अपनी तरह आज़ादी का सिपाही ढूंढ कर उसकी शादी करवा दीजिएगा। मतलब नानी जी की इच्छा थी कि लेखिका की माँ की शादी किससे हो? फ्रीडम फाइटर से हो, है ना, आज़ादी का सिपाही, देश प्रेमी से हो। कौन कह सकता था कि अपनी आज़ादी से पूरी तरह बेखबर उस औरत के मन में देश की आज़ादी के लिए ऐसा जुनून होगा। बाद में मेरी समझ में आया कि दरअसल वे निजी जीवन में भी काफ़ी आज़ाद ख्याल रही होंगी। क्या लिखा है? आज़ाद ख्याल रही होंगी। आज़ाद ख्याल होने का मतलब है जो खुद से सोच सके, खुद अपना भला बुरा सोच सके, अपने फैसले लेने की हिम्मत रखे। तो लेखिका की जो नानी माँ है वो आज़ाद ख्याल रही होंगी। ठीक है, उन्होंने नाना की ज़िंदगी में कोई दखल नहीं दिया, ना उसमें साझेदारी की, पर अपनी ज़िंदगी को अपने ढंग से जीती जरूर रहीं। अपनी ज़िंदगी को उन्होंने कैसे जिया है? अपने ढंग से। यही है आज़ाद ख्याली का मतलब। आगे देखते हैं। पारंपरिक घरेलू उबाऊ और खामोश जिंदगी जीने में आज के हिसाब से क्रांतिकारी चाहे कुछ न रहा हो, दूसरों की तरह जीने के लिए मजबूर न होने में असली आज़ादी कुछ ज़्यादा ही थी। तो यहाँ असली आज़ादी का मतलब क्या लिखा है बच्चों? असली आज़ादी का मतलब लिखा है कि दूसरों की तरह न जीने की मजबूरी, दूसरों की तरह जीने के लिए मजबूर न होना, यही है असली आज़ादी। तो बात तो है। खैर, इस तरह मेरी माँ की शादी ऐसे पढ़े लिखे होनहार लड़के से हुई जिसे आज़ादी के आंदोलन में हिस्सा लेने के अपराध में आईसीएस के इम्तिहान में बैठने से रोक दिया गया था और जिसकी जेब में पुश्तैनी पैसा धेला एक नहीं था। अच्छा, अब यहाँ पर कुछ बातें हैं जो बच्चों मैं आप सबको बताना चाहूँगा कि ये आईसीएस का एग्ज़ाम क्या है ना। पुश्तैनी ये शब्द है, पैसा धेला एक भी नहीं था। तो जैसा कि नानी जी बोल करके गई थी लेखिका के नाना जी के दोस्त प्यारेलाल शर्मा जी को एक वचन लेकर के कि इनकी शादी एक फ्रीडम फाइटर से हो, देश प्रेमी व्यक्ति से हो, तो इसीलिए लेखिका की माँ की शादी ऐसे ही एक पढ़े लिखे होनहार लड़के से हुई। और वो ऐसे होनहार थे जो पढ़ने में भी अच्छे थे, साथ साथ देश की आज़ादी के आंदोलन में भी भाग लिया करते थे। और आज़ादी के आंदोलन में भाग लेना अंग्रेज़ों के हिसाब से तो गैर कानूनी काम है ना। तो इसी वजह से इन्हें ये जो जिनके साथ में शादी हुई लेखिका की माँ की, उनको आज़ादी के आंदोलन में हिस्सा लेने के अपराध में आईसीएस का इम्तिहान में बैठने से रोक दिया गया। तो बच्चों, आईसीएस का इम्तिहान वैसा ही होता है, इसका फुल फॉर्म होता था आईसीएस, इंडियन सिविल सर्विस, और आजकल हम लोग कहते हैं ना यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, इसके एग्ज़ाम होते हैं आईएएस के लिए, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, आईपीएस, इंडियन पुलिस सर्विस, आईएएस, इंडियन इकोनॉमिकल सर्विस। तो ये सारे एग्ज़ाम्स अपने यहाँ यूपीएससी के तहत होते हैं। तो आमतौर पर लोग इसे आईएएस का एग्जामिनेशन कहते हैं। अंग्रेज़ों के समय में ये आईसीएस के एग्जामिनेशन से होता था। तो लेखिका की माँ की शादी एक ऐसे लड़के से हुई जो पढ़ने लिखने में अच्छे थे, लेकिन आज़ादी के आंदोलन में हिस्सा लेने के अपराध में वो आईसीएस का एग्ज़ाम में नहीं अपीयर हो सकते थे। उनकी जेब में पुश्तैनी पैसा धेला नहीं था। मतलब पुश्तैनी दादा पुरखों की ज़मीन जायदाद, घर मकान, ऐसा कुछ नहीं था, पढ़े लिखे थे वो। तो माँ बेचारी अपनी माँ और गांधी जी के सिद्धांतों के चक्कर में सादा जीवन जीने और ऊंचे ख्याल रखने पर मजबूर हुई। ऊंचा ख्याल रखना ये बड़ी बात है, मैं इसे अंडरलाइन करना चाहूँगा। हाल उनका ये था कि खादी की साड़ी उन्हें इतनी भारी लगती थी कि कमर चनका खा जाती। खादी की साड़ी, खादी के कपड़े थोड़े मोटे से तो होते हैं। आप लोगों में से कभी किसी ने खादी की शर्ट, खादी का रुमाल, खादी की चादर, किसी चीज़ का इस्तेमाल किया है क्या? करके देखना चाहिए।
अपने देश को आत्मनिर्भर बनाने का सबसे पहला प्रयास गांधी जी ने जो किया था, उसमें खादी आंदोलन, खादी ग्रामोद्योग एक बहुत बड़ी चीज़ है। तो यहाँ पर ये लिखा है लेखिका ने कि खादी की साड़ी उन्हें बहुत भारी लगती थी। खादी के कपड़े भारी होते हैं, बिल्कुल 1.5 से 2 गुना भारी होते हैं, 3 गुना भी भारी हो सकते हैं, जहाँ पर 5 मीटर लंबी साड़ी की बात हो। तो रात रात भर जागकर वे इसे पहनने का अभ्यास करती, जिससे दिन में शर्मिंदगी ना उठानी पड़े। वे कुछ ऐसी नाजुक थीं, नाजुक का मतलब क्या, पतली दुबली छुई मुई सी, कि उन्हें देखकर उनकी सास यानी मेरी दादी ने कहा था कि हमारी बहू तो ऐसी है कि धोई पोछी और छींके पर टांग दी। ऐसा कहा था उनकी दादी माँ ने। गनीमत यही थी कि किसी ने उन्हें छींके पर से उतारने की पेशकश नहीं की। छींके का मतलब होता है, पुराने ज़माने के घरों में छींका होता था, जिसमें बिल्ली से दूध को, दही को बचाने के लिए उस छींके में लटकाया जाता था। उसे हम लोग छींका कहते थे। आजकल ये देखने को नहीं मिलता है। अगर मैं छींके का चित्र बनाऊं तो वो कुछ ऐसा होगा कि ये आप समझो कि ये घर की छत है, यहाँ पर एक खूंटी सी है और इसमें 3 रस्सियाँ ऐसे ऐसे लटकी हुई हैं और इसका एक छोटा सा यहाँ पर ये बैट लगा हुआ है। इस पे बर्तनों को रखा जाता था, दूध के बर्तन, दही के बर्तन, मक्खन के बर्तन। इसे हम लोग छींका कहते थे। मैंने देखा हुआ है अपने ननिहाल में, दादा की यहाँ भी देखा हुआ है। क्यों नहीं कि उसकी 2 वजहें थी। किस चीज़ की 2 वजहें थी कि लेखिका की माँ को, जो थोड़ी पतली दुबली सी थी, जिनके बारे में कहा गया कि धोई पूछी और छींके पर टांग दी, तो उनको किसी ने छींके से उतारने की कोशिश नहीं की, मतलब किसी ने उनको मोल्ड करने की, उनको बदलने की कोशिश नहीं की। तो उसकी 2 वजहों में से क्या क्या वजहें थी। पहली यही कि हिंदुस्तान के तमाम बासिंदों की तरह उनके ससुराल वाले भी साहबों से खासे अभिभूत थे, प्रभावित थे, इम्प्रेस्ड थे। अभिभूत होने का मतलब है ना। और मेरे नाना पक्के साहब माने जाते थे, बैरिस्टर जो थे, बस जात से वे हिंदुस्तानी थे, बाकी चेहरे मोहरे, रंग ढंग, पढ़ाई लिखाई सब में अंग्रेज़ थे। आखिर उन्होंने 4-5 साल इंग्लैंड में रह करके बैरिस्ट्री की पढ़ाई जो की थी। मज़े की बात यह थी कि हमारे देश में आज़ादी की जंग लड़ने वाले ही अंग्रेज़ों के सबसे बड़े प्रशंसक थे। गांधी, नेहरू हों या मेरे पिताजी के घर वाले, भले लड़का आज़ादी की लड़ाई लड़ते, जेब खाली और शोहरत सिर करता रहे, दबदबा उनके साहबी ससुर का ही था। एक आन बान शान वाले साहब ने उनके सिरफिड़ी लड़के को अपनी नाजुक जान लड़की सौंपी और उससे रोमांचक क्या कोई बड़ी कथा होती। मतलब क्या, यहाँ पर आन बान शान वाले साहब कौन हैं? वो हैं लेखिका के नाना जी। और ये सिरफिरा लड़का जिसकी बात क्या हो रही है, ये है बात लेखिका के पिताजी की, है ना। और नाजुक जान लड़की कौन है इस कहानी में? वो है लेखिका की माँ। तो ये एक बड़ी कथा वाली बात तो हो गई ना। आप सोचो क्या क्या कैरेक्टर्स हैं इसमें। आन बान शान वाले साहब, दूल्हा सिरफिरा लड़का और नाजुक जान परियों सी लड़की। तो हो गई ना एक रोमांचक कहानी, हो गई ना एक बड़ी कहानी, बड़ी कथा। तो नानी की सनक भरी आखिरी ख्वाहिश और नाना की रजामंदी वे रोमांचक उपकथाएं थी जो कहानी के तिलिस्म को और गाढ़ा बना चुकी थी। हाँ, गाढ़ा और डीप बनाना और कॉम्प्लिकेटेड बनाना। दूसरी वजह माँ की अपनी शख्सियत थी। शख्सियत दैट इज़ पर्सनालिटी। उनमें खूबसूरती, नज़ाकत, गैर दुनियादारी के साथ ईमानदारी और निष्पक्षता, न्यूट्रल रहने की बात, ऑनेस्ट रहने की बात कुछ इस तरह से घुली मिली थी कि वे पारिजात से कम जादुई नहीं मालूम पड़ती थी। पारिजात एक बहुत ही ख़ास तरह का पेड़ होता है जिसके बारे में कहा जाता है कि वो अंग्रेज़ों नहीं, मेरे ख्याल से सतयुग, स्वर्ग से आया हुआ पेड़ है, ऐसा कहते हैं। वो बहुत ही जादुई पेड़ माना जाता है। शायद उसे कल्प वृक्ष भी कहते हैं कि उसके नीचे बैठ कर के जो इच्छा आप करो वो पूरी हो जाती है। कोई बात नहीं, अब हम लोग इस कहानी में थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। ये कहानी जो कि थोड़ी संस्मरणात्मक है, जिसमें लोग अपनी ज़िंदगी की बातें करते हैं।
उनसे ठोस काम करवाने की कोई सोच भी नहीं सकता था। मतलब लेखिका की माँ को कोई खास काम करने के लिए, कोई बड़ा काम करने के लिए कोई ऑर्डर नहीं दे सकता था। हाँ, हर ठोस और हवाई काम के लिए उनकी ज़बानी राय, मतलब उनकी एडवाइस ज़रूर मांगी जाती थी और पत्थर की लकीर की तरह निभाई जाती थी। इसका मतलब है कि लेखिका की माँ घर में एक कड़क एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पर थी, ऐसा हम लोग कह सकते हैं। वी कैन से दैट। मैंने अपनी दादी को कई बार कहते सुना था कि हम हाथी पे हल न जुतवाया करते, हम पे बैल हैं। इस कहावत का मतलब आप समझ सकते हो भाई। हाथी एक बड़े भारी शरीर का जानवर होता है, वो धीरे धीरे चलता है, तो हाथी से हाथी के जैसा काम करवाया जाना चाहिए। वो तो शान की सवारी है ना। अगर हम उससे बैल वाला काम करवाएंगे खेत जुतवाने का, तो वो तो एक तो ये बैल से मतलब हाथी से खेत जुतवाने का काम हो नहीं सकता। और होने का मतलब क्या है कि जो बैल एक खेत को एक दिन में जोत देंगे, उस खेत को हाथी अगर जोतने चलेगा तो पता चलेगा कि 10 दिन लग सकते हैं। और हाथी के रोज़ की खुराक समझ लो कि कितना खर्च आएगा एक खेत की जुताई पर हाथी से करवाने चले तो। अब मेरे ख्याल से आप इस जुमले का मतलब थोड़ा सा समझ रहे होंगे। बचपन में ही मुझे इस जुमले का भावार्थ समझ में आ गया था, जब देखा था कि हम बच्चों की ममतालू परवरिश के मामले में माँ के सिवा घर के सभी प्राणी मुस्तैद रहते थे। यहाँ पे एक शब्द है ममतालू, ममता भरी परवरिश, है ना, जिसमें बहुत सारा प्यार हो, बहुत सारा स्नेह हो, बहुत सारा दुलार हो। और मुस्तैद रहते थे मतलब बिल्कुल चौकस रहते थे। दादी और उनकी जिठानियाँ ही नहीं, खुद मर्द जात और पिताजी भी बच्चों की खैर के लिए, बच्चों के भले के लिए, परवरिश के लिए मुस्तैद रहते थे। पर ठोस काम न करने का यह मतलब नहीं था कि माँ को आज़ादी का जुनून कम था। वह भरपूर था, वह अपने तरीके से उसे भरपूर निभाती रही थी। जाहिर है कि जब जुनून आज़ादी का हो तो उसे निभाना भी आज़ादी से चाहिए। ये एक बहुत बढ़िया डायलॉग है, मुझे पसंद आया कि जब जुनून आज़ादी का हो तो उसे निभाना भी आज़ादी से चाहिए। जिस चीज़ से पूछ करके, उसके तरीके से नहीं, खुद अपने तरीके से, आज़ाद ख्याली से, है ना। आगे लेखिका कहती हैं कि हमने अपनी माँ को कभी भारतीय माँ जैसा नहीं पाया। उन्होंने कभी हमें लाड़ किया, न हमारे लिए खाना पकाया और न अच्छी पत्नी बहू होने की सीख दी। जो ट्रेडिशनल मदर्स होती हैं, माँ होती हैं, भारतीय माँ, वो तो ऐसे ही होती हैं ना। वो बच्चों को लाड़ प्यार करती हैं, उन्हें खाना पकाना सिखाती हैं, लड़कियों को ख़ास तौर पे, और उसे अच्छी पत्नी बहू बहन बनने की सीख दी जाती है। लेकिन ऐसा कुछ लेखिका की माँ ने लेखिका के साथ नहीं किया। कुछ अपनी बीमारी के चलते भी वे घर बार नहीं संभाल पाती थीं, पर उसमें ज़्यादा हाथ उनकी अरुचि का था। शी वॉज लेस इंटरेस्टेड, उनकी इसमें ज़्यादा रुचि नहीं थी घर बार को संभालने में। थोड़ा वो बीमार भी रहा करती थी। उनका ज़्यादा वक्त किताबें पढ़ने में बीतता था। ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है। लेखिका, हम लोग कहानी पढ़ रहे हैं, मतलब संस्मरण पढ़ रहे हैं मृदुला गर्ग जी का, और उनकी माँ के बारे में क्या बताया जा रहा है कि वो एक ट्रेडिशनल माँ नहीं थी, उनका ज़्यादा वक्त बीतता था किताबें पढ़ने में। तो ये एक बड़ी अच्छी आदत, एक बहुत बढ़िया संस्कार लेखिका को अपनी माँ से मिला है। क्या? किताबें पढ़ने का। बाकी वक्त साहित्य चर्चा में या संगीत सुनने में, और वे ये सब बिस्तर पर लेटे लेटे किया करती थी। कौन? लेखिका की माँ। क्या क्या करती थी वो किताबें पढ़ने के अलावा? साहित्य चर्चा, संगीत सुनना। तो ये संस्कार लेखिका के मन में कहाँ से आए हैं? उनकी माँ की ज़िंदगी से आए हैं। फिर भी जैसा मैंने पहले कहा था, हमारे परंपरागत दादा दादी या उनके ससुराल के अन्य सदस्य उन्हें न नाम धरते थे, न उनसे आम औरत की तरह होने की अपेक्षा रखते थे। क्यों? क्योंकि उनके पिताजी साहब थे, साहब, बैरिस्टर, वकील। उनमें सबकी इतनी श्रद्धा क्यों थी, जबकि वह पत्नी, माँ और बहू के किसी प्रचारित कर्तव्य का पालन नहीं करती थी? साहबी खानदान के रोब के अलावा मेरी समझ में 2 कारण आए हैं। एक, वे कभी झूठ नहीं बोलती थीं, और दूसरा, वे एक की गोपनीय बात को दूसरे पर जाहिर
नहीं होने देती थी। ऐसे लोग बड़े कम होते हैं, बड़ा रेयर कम्बिनेशन है ये, कि झूठ नहीं बोलना और एक आदमी की पर्सनल बात, कॉन्फिडेंशियल बात को अपने मन में रखना, किसी दूसरे को न बताना। नहीं तो हम लोग के समाज में तो चुगलखोर लोगों की भरी पड़ी है, और लोग कई बार बोलते हैं ना लोगों के बारे में, और कभी कभी महिलाओं के बारे में। हालांकि मैं ऐसा कुछ पुरुष महिला में अंतर नहीं करता, लेकिन लोग कहते हैं कि कुछ एक औरतों के पेट में बातें नहीं पचती, वो जब तक किसी दूसरे से कह न दें। और दूसरे से कहने का मतलब कभी कभी उसके साथ में तेल मिर्च लगा करके कहने की बात है, कि जब तक वो दूसरे से शेयर ना कर लें, कह ना लें उस कॉन्फिडेंशियल बात को, कि तब तक उनका खाना नहीं पचता, उनका मन नहीं लगता, उन्हें नींद नहीं आती। और कहने के भी तरीके होते हैं कि अच्छा सुनो सुनो, मैं एक बात बता रही हूँ और तुम ये बात किसी से ना कहना। और हर महिला दूसरे महिला से यही कह के कहती है, और जितना ही उसमें ये पुट डाला जाता है कि किसी को ना कहना, उतनी ही उनके मन में इच्छा होती है, उनका मन मचलता है कि ये बात, ये खास बात जो है क्यों ना दूसरे से कह दें। ऐसा होता है। हालांकि मेरा महिलाओं के प्रति ऐसा कुछ मन में दुर्भाव नहीं है, लेकिन आप सब लोग भी अपनी ज़िंदगी में देखते होगे, सुना होगा कुछ ऐसा होता है। कुछ लड़कों का भी, कुछ पुरुषों का भी स्वभाव ऐसा होता है कि वो कानाफूसी करने में, चुगली करने में, इधर की बातें उधर करने में मज़ा, गॉसिप करने में आनंद महसूस करते हैं, जॉय महसूस करते हैं। लेकिन ये हेल्दी हैबिट नहीं है, आई डोंट अप्रिशिएट इट। तो दो बड़े स्पेशल गुण बताए गए हैं माँ के बारे में, कि वो कभी झूठ नहीं बोलती थी और एक ही गोपनीय बात दूसरे को जाहिर नहीं करती थी। तो पहले के कारण उन्हें घर वालों का आदर मिला हुआ था, दूसरे के कारण बाहर वालों की दोस्ती। इन दोनों गुणों के फ़ायदे भी हैं कि बाहर वाले इनके साथ में दोस्ती करते थे, इज्जत करते थे, और घर वाले इनका सम्मान करते थे, आदर करते थे कि भाई ये वो महिला हैं, लेखिका की माँ, जो कभी भी किसी से झूठ नहीं बोलती थी। दोस्त वे हमारी भी थीं। माँ की भूमिका हमारे पिता बखूबी निभा देते थे। मुझे याद है कि बचपन में हमारे घर में किसी की चिट्ठी आने पर कोई उससे यह नहीं पूछता था कि उसमें क्या लिखा है। ये बात है कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन करने की बात, कि भाई तुम्हारी चिट्ठी है तो तुम पढ़ो, उसकी चिट्ठी है तो वो पढ़े, मैं उसे खोल करके क्यों पढूं। इतना स्पेस तो लोगों को दिया ही जाना चाहिए, है ना, इतना प्राइवेट स्पेस। भले ही वह एक बहन की दूसरी के नाम क्यों न हो, और माँ यह जानने को बेहाल हों कि बीमारी से वह उबरी हैं या नहीं। छोटे से घर में 6 बच्चों के साथ सास ससुर आदि के रहते हुए भी हर व्यक्ति को अपना निजत्व, मैंने जो कहा ना, प्राइवेसी बनाए रखने की छूट थी, और ये होना चाहिए। इसी निजत्व बनाए रखने की छूट का फ़ायदा उठाकर हम 3 बहनें और छोटा भाई लेखन के हवाले हो गए, साहित्यकार हो गए। ये बात कह रही हैं लेखिका अपने बारे में, है ना, कि लोगों को कानो कान पता नहीं चला, और इन सब लोगों की लिटरेचर में इतनी ज़्यादा दिलचस्पी हो गई कि ये लोग रेगुलर कैरियर के अलावा लेखक हो गए। लीक से खिसके अपने पूर्वजों में माँ और नानी ही रही होती तो गनीमत रहती, पर अपनी एक परदादी भी थी। यहाँ पर बच्चों एक खास बात क्या है, लीक से खिसके। अभी तक हम लोगों ने लेखिका की नानी के बारे में पढ़ा, लेखिका की माँ के बारे में पढ़ा, लेखिका के पिताजी के बारे में पढ़ा, और ये सभी के सभी रेगुलर लाइफ के कैरेक्टर नहीं हैं। नानी स्पेशल थी, हम लोगों ने अभी अभी बताया। माँ की गुण की बात तो अभी भी हो रही है कि वो कभी झूठ नहीं बोलती थी, माँ के जैसे वो लड़कियों का लालन पालन नहीं करती थी, लेकिन वो इन्हें प्यार तो करती थी। और लेखिका को संस्कार, पढ़ने लिखने का संस्कार, संगीत में, लिटरेचर में दिलचस्पी का जो संस्कार मिला वो भी माँ से मिला है ना। और माँ, लेखिका की माँ कभी भी झूठ नहीं बोलती थी। और पिताजी भी एक स्पेशल कैरेक्टर रहे हैं। स्पेशल कैरेक्टर होने का मतलब क्या, कि वो एक आम आदमी नहीं थे, वो एक साहब थे, क्योंकि उन्होंने विलायत जा कर के बैरिस्ट्री की पढ़ाई कर रखी थी। तो आगे लेखिका कहती हैं कि अपनी एक परदादी भी थी जिन्हें कतार से बाहर चलने का शौक़ था, लीक से हट करके काम करने का, लीक से हट करके ज़िंदगी जीने का शौक़ था। उन्होंने व्रत ले रखा था। क्या व्रत ले रखा था, कि अगर खुदा के फजल से, खुदा की मेहरबानी से, आशीर्वाद से उनके पास कभी 2 से ज़्यादा धोतियाँ हो जाएंगी तो वो तीसरी दान कर देंगी।
ये एक बड़ा स्पेशल गुण लिखा है यहाँ पे परदादी के बारे में कि वो इतनी दानी प्रवृत्ति की थी कि अगर उनके पास 2 से ज़्यादा तीसरी धोती हो जाती थी तो वो दान कर देती थी। पहले के समय में गांव की महिलाएं धोती को भी साड़ी की तरह से पहना करती थी। और यहाँ पर धोती का मतलब हो सकता है कि वो महिला जिनके पति गुजर गए हों, जब उन्हें सफ़ेद कपड़े ही पहनना होता था, सफ़ेद साड़ी ही पहनना होता था। अब आगे देखते हैं कि परदादी के बारे में और क्या क्या बातें बता रही हैं लेखिका। जैन समाज में अपरिग्रह की सनक बिरादरी बाहर हरकत नहीं मानी जाती, इसलिए वहाँ तक तो ठीक था। अपरिग्रह एक स्पेशल शब्द है, इसका मतलब होता है संग्रह ना करना, किसी से कुछ ग्रहण नहीं करना, मतलब जमाखोरी की आदत ना हो, ज़रूरत भर की चीज़ें रखना, बाकी को दान कर देना और किसी से कुछ लेना नहीं। तब अगर कि आप सामर्थ्यवान हो, है ना, अगर आप सेल्फ डिपेंडेंट हो तो आप किसी और से कुछ लेंगे नहीं। तो जैन समाज में अपरिग्रह की सनक बिरादरी बाहर हरकत नहीं मानी जाती थी, इसलिए वहाँ तक तो ठीक था। तो इससे एक और बात का पता चल रहा है कि लेखिका, जिनका नाम है मृदुला गर्ग, ये इनका जो परिवार रहा है ये जैन अनुयायी रहे हैं, जैन धर्म के अनुयायी रहे हैं। पर उनका असली जलवा तब देखने को मिला जब मेरी माँ पहली बार गर्भवती हुई। मेरी परदादी ने मंदिर में जाकर के मन्नत मांगी कि उनकी पतोहू का पहला बच्चा लड़की हो। ऐसा कोई मन्नत मांगता है क्या भला? आज के समय में भी ऐसी मन्नत मांगने वाले बहुत कम लोग होते हैं। और ये जब बात है 50 साल 70 साल पहले की, हाँ, तो ये तो बड़ी मुश्किल सी बात है कि घर की कोई महिला परदादी जाकर के मंदिर में मन्नत मांगे कि उनकी पतोहू का पहला बच्चा लड़की हो। बहुत ही स्पेशल बात है। यह गैर रवायती मन्नत मांगकर ही उन्हें चैन नहीं पड़ा, उसे भगवान और अपने बीच पोशीदा रखने की बजाय सरेआम उसका ऐलान कर दिया। पोशीदा उर्दू का शब्द है, फारसी का शब्द है, इसका मतलब होता है गुप्त रखना, सीक्रेट रखना। उन्होंने सरेआम इसका ऐलान कर दिया था कि उन्होंने अपने पतोहू के लिए पहला बच्चा लड़की मांगा है भगवान से। लोगों के मुंह खुले के खुले रह गए, उनके फितूर की कोई वाजिब वजह ढूंढे न मिली। फितूर शब्द भी फारसी का है। सनक, यह भी नहीं कह सकते थे कि खानदान में पुश्तों से कन्या पैदा नहीं हुई थी, इसलिए माँ जी बेचारी कन्यादान के पुण्य के अभाव को पूरा करने के चक्कर में थी। कई बार लोग कन्यादान का पुण्य दुनिया में सबसे बड़ा पुण्य मानते हैं। इसके बारे में हम लोग कभी बाद में चर्चा करेंगे। अच्छा, क्योंकि पिताजी की ही नहीं दादाजी की भी बहनें मौजूद थीं। तो यहाँ पर लेखिका ये बता रही हैं कि ऐसा नहीं है कि उनके परिवार में लड़कियाँ नहीं थी जिसकी वजह से दादी माँ ने ये एक स्पेशल मन्नत मांगी। लेखिका कह रही हैं कि इनके दादी के परिवार में, नानी के परिवार में लड़कियाँ पहले से भी रही थीं। हालांकि पहला बच्चा हर बहू का बेटा होता रहा था। खैर, माँ जी ने अपनी तरफ से कोई सफाई नहीं दी, बल्कि बदस्तूर मंदिर जाकर मन्नत दोहराती रही। बदस्तूर मतलब क्या? दस्तूर के हिसाब से, परंपरा के हिसाब से मंदिर जाकर के मन्नत दोहराती रही। पूरा नकुर गांव जानता था कि माँ जी का भगवान के साथ सीधा सीधा तार जुड़ा हुआ है। भगवान के साथ सीधा सीधा तार जुड़ा होने का मतलब क्या है कि जो माँ जी चाहती थी, जो मन्नत रखती थी, वो ज़रूर पूरा करते थे भगवान। बेतार का तार, इधर वह तार खींचती, उधर टन से तथास्तु बजता। मतलब इन्होंने मन्नत मांगी और उधर से कहा जाता तथास्तु, ऐसा ही हो। मेरी दादी माँ तो पहली मर्तबा में ही तैयार हो गई थी कि गोद में खेलेगी तो पोती ही, पर माँ जी की आरजू किस कदर रंग लाएगी उसका उन्हें भी गुमान ना रहा होगा। किसको गुमान नहीं रहा होगा? दादी माँ को। लड़की की गैर वाजिब जुस्तजू सुन भगवान कुछ ऐसी अफरा तफरी में आ गए कि एक न दो, पूरी 5 कन्याएं एक के बाद एक धरती पर उतार दी। तो बच्चों, यहाँ पर आप देख रहे हो क्या लिखा है? गैर वाजिब जुस्तजू। हाँ, वाजिब नहीं, गैर वाजिब जुस्तजू। रिक्वेस्ट सुनकर के भगवान ऐसी अफरा तफरी में आ गए, परेशानी में आ गए कि उन्होंने दादी माँ की मन्नत तो पूरी की, माँ की जो बेतार के तार वाला मन्नत का रोज़ दोहराया जाने वाला जो अनुग्रह था वो भी सुना, और उन्होंने एक नहीं पूरी की पूरी 5 कन्याएं, मतलब 5 लड़कियां का वरदान दिया लेखिका की माँ को।
तो लेखिका कुल मिलाकर के 5 बहनें रही होंगी। भगवान को क्या कहें, माँ जी के सामने तो नामी चोर भी अफरा तफरी में आ जाते थे। ये बात लिखा है देखो माँ जी के बारे में कि माँ जी और नामी चोर का किस्सा होश संभालने के बाद मैंने कई बार सुना था। चोर के दीदार की खुशनसीबी भी हाथ आई थी। तो ये जो माँ और नामी चोर का किस्सा है बच्चों, इसे हम लोग अगले लेक्चर में पढ़ेंगे, क्योंकि मैं ये देख रहा हूँ कि ये जो कहानी है, ये जो संस्मरण है, थोड़ा सा लंबा है। मुझे लगता है 12-14 पेज का है। सो इट विल टेक हाफ एन आवर मोर। 30 से 40 मिनट मुझे और लगेंगे, तब जा कर के ये संस्मरण पूरा हो पाएगा। तो आज हम लोग इस कहानी को यहाँ पर ही रोक रहे हैं। अगले दिन हम लोग पेज नंबर 18 यहाँ से फिर से इस कहानी को शुरू करेंगे। तो अगर आपको मेरा कहानी सुनाने का अंदाज़, मेरे चैप्टर को पढ़ने का, बताने का अंदाज़ पसंद आया हो, तो आप सब बच्चे मेरा चैनल सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे। आई होप सो। मुझे लगता है कि आपको अच्छा लगा होगा, क्योंकि मैंने कहानी को उस तरीके से पढ़ने की कोशिश की है, बताने की कोशिश की है कि ये कहानी आपकी ज़िंदगी के साथ कैसे रिलेवेंट है, कैसे रिलेट हो सकती है, उस चीज़ को आप समझो। और कई सारी बात जो सीबीएसई बोर्ड के बच्चे, शहरों में रहने वाले बच्चे नहीं जानते, अपने गांव के बारे में, अपने गांव की ज़िंदगी के बारे में, अपनी दादी नानी माँ की ज़िंदगी के बारे में, पुरखों की ज़िंदगी के बारे में, पुरानी परंपराओं के बारे में, और उस तरह के जो शब्द भी आए हैं चैप्टर में, उसे भी मैंने अपने तरीके से आपको बताने की कोशिश की है। मुझे आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। तो आप मेरे चैनल का नाम तो सुन रखे हो ना, अभी अभी आपने ये लेक्चर चला रखा है तो देखा ही होगा नाम, न्यू एज कोचिंग। तो आप मेरे चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, और हाँ, कमेंट्स ज़रूर लिखना। आपके कमेंट्स के हिसाब से भी मैं इस चैनल के कंटेंट्स को इम्प्रूव करने की कोशिश करूँगा। ओके, तो फिर मिलते हैं। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।